हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा। मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का आज लेक्चर 2 पढ़ाऊंगी। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा? मेनली जो लॉ ऑफ डिमांड कंसेप्ट है वो किस पे हमारा एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। क्वांटिटेटिव कंसेप्ट मतलब हम किसका रिलेशन देखते हैं? प्राइजेज और डिमांड का। प्राइजेज एंड डिमांड का देखते हैं रिलेशन। ठीक है, किसमें? लॉ ऑफ डिमांड में। कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा कि प्राइसेस अगर बढ़ते तो डिमांड घटती है, और प्राइसेस अगर हमारे कम होते हैं तो डिमांड हमारी बढ़ती है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया। इस लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या, जैसे हमने देखा कि प्राइसेस बढ़ने पर डिमांड घटती है और प्राइसेस घटने पर डिमांड बढ़ती है। ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि प्राइसेस घटने पर कितनी डिमांड बढ़ी, थोड़ी बढ़ी, ज्यादा बढ़ी, इक्वल बढ़ी, ये हम नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज का स्टडी किसमें करेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं मांग की लोच। मांग। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारा? कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टुवर्ड्स द चेंज इन प्राइस। रिस्पॉन्सिवनेस towards the change in price। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने जब देखा कि प्राइसेस बढ़ने या घटने पर हमारी डिमांड में कितना अंतर आ रहा है। ठीक, जैसे सपोज अगर हम एक कॉमन साल्ट का एग्जांपल ले लें, प्राइसेस आपके चाहे जितने बढ़ जाएं या जितने घट जाएं, अगर नमक जो है 2 रुपए किलो मिले तो भी हम 1 किलो ही खरीदेंगे। गोल गोल के पीना नहीं स्टार्ट कर देंगे कि नमक सस्ता हो गया तो बहुत सारा पिए। ठीक है, और अगर नमक का दाम 500 रुपए किलो हो जाए तो भी हम 1 किलो तो जितना हमें नॉर्मली खाते हैं उतना हम खाएंगे ही, चाहे उसके दाम कितने भी बढ़ जाए। तो ये हम इसमें किसमें देखते हैं? ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, कि प्राइसेस के घटने बढ़ने पर डिमांड में क्या अंतर आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच। इसको हम इक्वेशन फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम इक्वेशन फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। कैसे? इसको हम डिनोट करते हैं ईडी से। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, एक ऐसा साइन होता है जिसका मतलब कि प्लस माइनस का आपका कोई फर्क नहीं पड़ना है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। ठीक है, अगर हम इसको एल्जेब्रिकली फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा पी अपॉन पी, मतलब ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा पी अपॉन पी। ठीक है, तो जब हम इस फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं तो हमारा क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो पी ऊपर चला गया, अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा डेल्टा हम एक जगह कर देंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी अपॉन क्यू। पी और क्यू को हम एक साइड ले आए, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई किसकी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन ये निकल आया। अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी कमोडिटी की निकालनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मांग की लोच के हमारे वैसे 3 प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से?
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, income elasticity of demand and cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand, ठीक है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या आता है कि प्राइसेस के चेंज होने पर डिमांड में जो अंतर जब हम देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन प्राइस, responsiveness of change in price towards the change in demand. इनकम में क्या देखते हैं कि responsiveness of demand towards the change in income, ठीक है। और क्रॉस इलास्टिसिटी में देखते हैं मतलब जो आपके प्राइस किसी भी एक कमोडिटी एक्स के प्राइसेस में चेंज आने पर कमोडिटी वाई की डिमांड में क्या चेंज आ रही है, ये हम किस में देखते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी में। सही नहीं आएगा, बंद करें। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 5 टाइप्स की हो सकती है, परफेक्टली, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, सेकेंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये आपकी 5 टाइप्स की जो है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है, जब प्राइसेस में चेंज होने पर, प्राइसेस में चेंज हो रहा है लेकिन आपकी डिमांड में कोई चेंज ना हो, ठीक है, डिमांड एकदम आपकी जीरो रहे, डिमांड में कोई भी चेंज ना हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था नमक का, नमक में क्या है, वही मैंने जैसे बताया, चाहे वो 2 रुपए का हो जाए चाहे 500 रुपए का हो जाए, आप अगर महीने का 1 किलो खरीदो तो आप 1 ही किलो खरीदोगे, ठीक है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का। इसको हम डायग्राम के उससे कैसे शो कर सकते हैं, जैसे हमने ये लिया ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस, ओ वाई एक्सिस पे हमने प्राइसेस लिए और ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, डिमांड, किसी भी चीज की कमोडिटी की डिमांड, ठीक है। अब सपोज प्राइसेस हमारे 10 हैं, ठीक है, तो भी हमारी डिमांड कितनी है, इतनी है। प्राइसेस हमारे 50 हो गए तो भी हमारी डिमांड इतनी है। प्राइसेस हमारे 100 हो गए तो भी हमारी डिमांड इतनी है। प्राइसेस हमारे 500 हो गए तो भी हमारी डिमांड इतनी है, ठीक है। मतलब डिमांड में हमारा कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब सेम जो आपकी इतनी ही रहेगी डिमांड, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। यहाँ क्योंकि मतलब प्राइसेस चेंज होने पर भी कोई भी आपकी डिमांड में चेंज नहीं आया है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी हमारी कैसी कही जाएगी, 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, टोटल परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है ना, ठीक है, क्योंकि इसमें एकदम आपके कीमतों में अंतर आने पर भी आपकी मांग में जरा सा भी चेंज नहीं हुआ, एकदम उतनी की उतनी ही डिमांड आपकी बनी हुई है, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा कहलाता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो हमारी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या आता है कि प्राइसेस आपके बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे, जस्ट अपोजिट है इनइलास्टिक का। प्राइसेस में आपके कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन ड्यू टू अदर रीजंस और एनीथिंग, मतलब डिमांड में आपका चेंज आता रहता है, ठीक है। जनरली ये आपकी काल्पनिक अवस्था होती है, मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन है, जनरली मार्केट में ये नहीं पाई जाती। वैसे हम जानते हैं कि ओ एक्स एक्सिस में हम क्या शो करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड,
या डिमांड टेबल कह सकते हैं, और OI में प्राइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सपोज आपकी प्राइसेस आपके इतने थे 10, तो आपकी डिमांड इतनी थी, ठीक, और जब आपकी प्राइसेस इतने पे ही है लेकिन डिमांड कभी इतनी है, कभी इतनी है, कभी इतनी है, ठीक है, डिमांड में आपके चेंज आ रहा है लेकिन प्राइसेस में आपके कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे इलास्टिसिटी कितनी कही जाती है, अनंत, इन्फिनिटी, ठीक है ना। यहाँ पे जो मांग की लोच है आपकी अनंत के बराबर है, यानी एक बिना किसी लिमिटेशन के अनंत, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी जो है, थर्ड कैटेगरी है हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मतलब मांग की लोच इकाई के बराबर। इसमें क्या होता है, वैसे ही हम दोनों एक्सिस ले लेंगे, OX एक्सिस है ना, OY एक्सिस, ठीक, OY पे वही प्राइसेस। जब भी आप एग्जाम में डायग्राम बनाइएगा, आप किस एक्सिस में क्या शो कर रहे हैं ये जरूर लिखिएगा। OX एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं, डिमांड। यहाँ जैसे पहले हमने सपोज ले लिया कि हमारी ये इमेजिनरी प्राइसेस थे जिसपे कि हमारी डिमांड ये थी, ठीक है, ये हमारा P था और ये हमारा D। तो इसमें क्या होता है, सपोज हमारे प्राइसेस P1 पे बढ़ गए, P1 बढ़ गए, इतनी हमारी डिमांड प्राइसेस बढ़ गए, तो हमारी प्राइसेस बढ़ने पे हमारी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। तो जितना हमारे प्राइसेस बढ़ रहे उतनी हमारी डिमांड कम हो जाएगी, उतना ही सेम डिस्टेंस पे आप इधर कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक। अब प्राइसेस अगर हमारे घटेंगे, सपोज P से P2 हो गए, जैसे हमारे इतने प्राइसेस घटे तो हमारी इतनी प्राइसेस घटने पे डिमांड बढ़ती है, तो प्राइसेस इतने घटेंगे तो डिमांड हमारी सेम, जितना हमारा प्राइसेस घटे हैं उतनी ही हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक। तो अगर हम तीनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये जो कर्व आएगा ये हमारा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे इलास्टिसिटी हमारी 1 है, ये टीडी कर्व है हमारा, ठीक। यहाँ पे हमारी जो मांग की लोच है क्या है, इकाई के बराबर, यानी इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि जितना हमारे प्राइसेस में चेंज आ रहा है उतना ही हमारा डिमांड में चेंज आ रहा है, इक्वल चेंज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा D, या डेल्टा Q से भी हम लोग कभी कभी ये जो डिमांड को Q से और D से दोनों से डिनोट करते हैं। तो यानी भी यहाँ पे प्राइसेस का चेंज और डिमांड का चेंज हमारा इक्वल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा Q। इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस की कंपैरिजन में डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट आपका जो टाइप है, लास्ट जो आपका टाइप है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है, सपोज पहले हमारे प्राइसेस ये थे तब हमारी डिमांड इतनी थी, अब हमारे प्राइसेस सपोज कम हो गए, P से P1 पे हो गए, इसमें थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, प्राइसेस सपोज हमारे P से P1 हो गए, तो डिमांड क्या होगी, प्राइसेस घटने पे हमारी डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड यहाँ से बढ़ी, प्राइसेस घटने पे डिमांड बढ़ेगी लेकिन कम बढ़ेगी, ठीक है। और इसका रिवर्स भी देख लीजिए कि प्राइसेस बढ़ने पर प्राइसेस हमारे इतने बढ़ गए तो डिमांड हमारी कम होगी, तो प्राइसेस देखिए हमारे इतने बढ़े लेकिन डिमांड हमारी बस इतनी सी कम हुई है, ठीक है। तो यानी प्राइसेस में ज्यादा चेंज आ रहा है, डिमांड में हमारे कम चेंज आ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, लेस देन 1।
ठीक है, क्योंकि डिमांड में कम अंतर आ रहा है, प्राइसेस में ज्यादा अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सारे टाइप्स हो गए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के।